हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज के वीडियो में अपन देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो जो ह्यूमन जो है वो किस मोड से रिप्रोडक्शन शो करता है, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या करता है, शो करता है। और साथ में ह्यूमन कैसा होता है, विविपेरस ऑर्गेनिज्म है, मतलब वो यंग वन को बर्थ देगा, कोई एग वगैरह नहीं बनाएगा, मतलब एग के फॉर्म में बच्चे पैदा नहीं करेगा, ठीक है। और ह्यूमन जो है वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है। इसका क्या मतलब है कि मेल और फीमेल को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ये दे रखा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कुछ इवेंट्स में होता है। ये अपन ने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी कुछ इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, जिसमें ह्यूमन क्या करता है, गैमेट बनाता है। मेल जो है वो स्पर्म बनाएगा और फीमेल जो है वो ओवम बनाएगी। तो जो सबसे पहला इवेंट होगा उनके रिप्रोडक्शन में वो होगा गैमेटोजेनेसिस। दूसरा होगा इंसेमिनेशन। इसमें क्या होगा कि मेल जो है वो अपने जो गैमेट जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल ट्रैक। इसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और एक सिंगल सेल जाइगोट बना लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, क्लीवेज होता है, ब्लास्टुलेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट करके एक स्टेट बनती है। और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करती है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूट्रस में जाकर इंप्लांट हो जाती है, वहां से जाके अटैच हो जाएगी और फिर वहां पर फर्दर डेवलपमेंट होगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, गेस्टेशन कहेंगे। और जब 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशन, और जिसमें क्या होगा कि ह्यूमन बेबी जो होगी वो डिलीवर होगी। तो ये जो होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होते हैं। अब अपन इस चैप्टर में इन सारी चीजों को अपन करने वाले हैं। आज के वीडियो में अपन सबसे पहले ये समझेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। तो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े, दोनों में जो भी ऑर्गन है उन्हें अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। देखो, प्राइमरी जो होता है वो क्या होता है, वो गैमेट बनाएगा और मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा, जो गैमेट बनाएगा और फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करेगा। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की वजह से मेल मेल कहलाता है और फीमेल फीमेल कहलाती है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट बनाता है। सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन, और मेल गैमेट कौन सा होता है, स्पर्म होता है। एक और चीज, अगर कोई चीज कुछ सिक्रेट करती है, कुछ बनाती है, तो उसे अपन ग्लैंड कहते हैं। और अगर उसका सिक्रेशन किसी और जगह तक ले जाने के लिए डक्ट हो तो उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और उसके सिक्रेशन को ले जाने के लिए ब्लड से वो अगर ट्रांसफर होता है तो उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। टेस्टिस जो है, जो कि यहां अपना क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, बेसिकली टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो है वो सिंगुलर वर्ड है, टेस्टस जो है वो प्लूरल वर्ड हो जाएगा। तो ये टेस्टिस जो है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। जो वो स्पर्म बनाएगी उसे बाहर ले जाने के लिए वास्ट डिफरेंस होती है, और जो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करेगी उसके हिसाब से वो एंडोक्राइन होगी। तो टेस्टिस एक तरह की क्या होगी, मिक्स ग्लैंड भी हो गई, ये भी याद रखना। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, इन सब चीजों में हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। उसे अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये गैमेट नहीं बनाते, लेकिन या तो क्या करते हैं, पैसेज प्रोवाइड करवाते हैं, या किसी ना किसी फॉर्म में मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन में हेल्प करते हैं। इन सारे ऑर्गन को क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसमें अपने 3 स्ट्रक्चर आते हैं। एक एक्सेसरी डक्ट्स आएगी जिसमें रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, एक एक करके अपन सब समझेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड्स आएगी जो कौन सी होगी, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स, जिसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं।
और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आएंगे, जिसमें अपने पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है और स्क्रोटम आएगा। ठीक है, तो इन सब के बारे में जब अपन एक एक करके इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन कर लेंगे तो अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी पूरी तरीके से स्टडी कर चुके होंगे। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं, डायग्राम की हेल्प से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इन दो डायग्राम की हेल्प से अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो इन दोनों डायग्राम में देखो, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस। देखो इस तरफ भी क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेस्टिस। इसे अपन लेबल कर देते हैं, ये अपने क्या हो गया, टेस्टिस। ठीक है, जो कि मेल में क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। उसके बाद में इस टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे देखो ये एक और स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप, जिसे क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस। इस वाले डायग्राम में भी आप देख पा रहे हैं एपिडिडाइमिस है, तो आप अपन इसको भी लेबल कर देते हैं, ये अपना क्या हो गया, एपिडिडाइमिस। और टेस्टिस और एपिडिडाइमिस दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, टेस्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिकल्स। अब टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, फिर वो एपिडिडाइमिस में जाते हैं, फिर एपिडिडाइमिस से वो देखो एक डक्ट से होते हुए ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। ये डक्ट जो है ये क्या कहलाती है, वास डिफरेंस। देखो इधर भी रही, देखो ये डक्ट ऐसे, और ये डक्ट इस वाले डायग्राम में आप और अच्छे से देख पा रहे हैं, आपस ऐसे घूम के जो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके पास में से वापस नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो ये जो अपन ने डक्ट देख पा रहे हैं, ये डक्ट कौन सी है, वास डिफरेंस। ठीक है, ये अपने हो गई वास डिफरेंस। उसके बाद में देखो वास डिफरेंस जब देखो ऊपर की तरफ से नीचे आती है तो अपने टर्मिनल पॉइंट पर ये थोड़ी डायलेट हो जाती है और थोड़ी फूल जाती है। इस पोर्शन को कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं, एम्प्यूला। अब ये जो ऊपर की तरफ से ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली यूरिटर है, और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। इन दोनों को भी लेबल कर देते हैं, ये तो है अपने यूरिटर और ये अपना क्या हो गया, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, देखो ये अपना ब्लैडर और ये क्या हो गई, यूरिटर। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में आप अच्छे से समझ पाएंगे, ये देखो अपने आ रही है क्या, वास डिफरेंस, और यहाँ पर एक और ग्लैंड है जिसे क्या लेबल कर रखा है, सेमिनल वेसिकल। तो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट जो है आपस में मर्ज हो जाती है और इस डक्ट को कहते हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख पा रहे, देखो इस वाले डायग्राम में देखो ये अपने वास डिफरेंस और ये जो ग्रीन कलर की है ये सेमिनल वेसिकल से, ये दोनों मिलकर एक डक्ट बनाती है जिसे मैंने पिंक कलर के छोटे से पोर्शन में बनाया हुआ है। ये कौन सी है, इजेक्यूलेटरी डक्ट। तो देखो जो अपने ये ग्रीन कलर वाली ग्लैंड है ये कौन सी है, सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, ये अपने हो गई सेमिनल वेसिकल्स। उसके नीचे एक और ग्लैंड है और ये ग्लैंड कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और उसके नीचे एक और ग्लैंड है और ये वाली ग्लैंड कौन सी है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड। ये आप दोनों ही डायग्राम में देख पा रहे हैं, देखो ये इसमें ये सेमिनल वेसिकल्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये अपनी काउपर्स ग्लैंड। इस वाले डायग्राम में ये सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, ये अपने प्रोस्टेट ग्लैंड और ये दोनों तरफ काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, अब देखो वास डिफरेंस पहले तो इसके साथ मिलकर क्या बनाती है, इजेक्यूलेटरी डक्ट, और फिर ये यूरिथ्रा में खुल जाती है। और क्योंकि ये वाली जो डक्ट है वो यूरिन भी लेकर जा रही है और वो टाइम पड़ने पर सीमन भी लेकर जाएगी, इसलिए इस वाली को क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। देखो इस डायग्राम समझ पा रहे हैं, यहाँ तक तो वास डिफरेंस थी, फिर इसके मिलने पर ये हो गई इजेक्यूलेटरी, फिर देखो ये ऊपर से यूरिथ्रा खुल रही है और उसमें जाके खुल जाएगी। अब ये जो है इसमें से देखो दोनों ही पास हो रहे हैं, यहाँ पर यूरिथ्रा लेबल किया हुआ है लेकिन इसे अपन यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कह सकते हैं। और ये बाहर की तरफ खुल जाएगी और ये क्या कहलाएगा, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, जो अपन इसमें भी बना देते हैं, ये अपना क्या हो जाएगा, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। ठीक है, तो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ गए आप। ठीक है, और ये जो साइड में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हैं, कौन सा, ये वाला,
ये अपना कौन सा है, पेनिस। और पेनिस का जो टिप जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस। और पेनिस क्या है अपना, कॉपुलेटरी, मेल का क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और ये जो इसका टिप वाला पोर्शन होता है हाईली सेंसिटिव होता है, जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। और इसके ऊपर एक फोल्डेबल स्किन होती है, जो इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, प्रीप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। आप इनमें से कोई भी डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों की कर लीजिए। एक अपन देखो यहाँ पर पीछे की तरफ देख पा रहे हैं इस वाले डायग्राम में कि ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ये देखो ये अपना रेक्टम है, ठीक है, और ये क्या है, एनस है, ठीक है। तो ये आप दोनों डायग्राम से अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग लेते हैं अपन, टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और ये ओवल शेप्ड के होते हैं। एनसीईआरटी में इनकी लेंथ और विड्थ दे रखी है, तो अपन को याद करनी होगी। लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टस जो होते हैं वो कहां सिचुएटेड होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड होते हैं। अगर मान लो कि ये एब्डोमिनल कैविटी है तो टेस्टिस जो होते हैं इनके बाहर की तरफ होंगे, ठीक है। तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब अगर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है तो किसी स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर क्यों है टेस्टिस, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है, बॉडी के बाकी ऑर्गन तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, तो ये बाहर क्यों है, इसका क्या कारण है। तो देखो इसका कारण यह है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर रिक्वायर करता है। और ये टेम्परेचर उन्हें एब्डोमिनल कैविटी में तो मिल नहीं सकता, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी का तो टेम्परेचर वही होगा जो बॉडी टेम्परेचर होगा। तो इसी वजह से टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कहां होता है, स्क्रोटम में होता है। और स्क्रोटम इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखता है कि उन्हें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो टेस्टिस को मिले, ताकि उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस अच्छे से हो सके। तो स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, जो कि कितना होता है 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना होता है। अब यहां पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताई जा सकती है। एक तो स्क्रोटम के बारे में, ये मैं बाद में आपको एडिशनल पॉइंट में आज के वीडियो में ही करवा दूंगा, और कुछ पॉइंट जो है वो मैं अभी समझा रहा हूं। देखो जहां जहां मैं आपको एडिशनल पॉइंट लिखवाता हूं या एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिखवाता हूं, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखे, लेकिन आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से करने, अब 12th के हिसाब से उन्हें छोड़ भी सकते हैं। तो देखो टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी के बाकी ऑर्गन की तरह वो भी बनते एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही हैं। ड्यूरिंग अर्ली फॉइटल लाइफ टेस्टिस डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो किडनी। किडनी के नीचे मतलब लोअर एब्डोमिनल कैविटी में क्या करते हैं, टेस्टिस बनते हैं। फिर ड्यूरिंग द 7 month ऑफ डेवलपमेंट दे डिसेंड इनटू स्क्रोटम। अब देखो सपोज करो कि ये अपनी लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, और ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पेल्विस वाला रीजन है, और इसमें ये अपन मान लेते हैं ये क्या है, स्क्रोटम है, ठीक है। और यहां पर एक रास्ता होगा, उस रास्ते को कहेंगे इंग्यूनल कैनाल। और टेस्टिस जो होते हैं वो जब डेवलप मतलब जब बन रहे होते हैं तो एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं, फिर वो एब्डोमिनल कैविटी से इस इंग्यूनल कैनाल से होते हुए कहां पर आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। और ये कब होता है, 7 month, जब बच्चे का डेवलपमेंट का 7 month चलता है तो उस समय ऐसा होता है। तो ड्यूरिंग 7th month ऑफ डेवलपमेंट दे डिसेंड इनटू स्क्रोटम, और जिस रास्ते से वो आते हैं उसे क्या कहते हैं, इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। कुछ टर्म है, एक है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब होता है कि जब एक या दोनों टेस्टिस स्क्रोटम में आए ही ना, तो इसे अपन कहेंगे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टेस्टिस छुपे हुए, क्योंकि वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही है। तो 1 or more testes fail to descend from abdominal to scrotum। अब ऐसे केस में ऑर्कियोपेक्सी करके एक सर्जरी होती है। ऑर्कियोपेक्सी क्या होती है, सर्जरी टू मूव क्रिप्ट ऑर्किड टेस्टिकल्स इनटू स्क्रोटम। उन्हें स्क्रोटम में ट्रांसफर करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे ऑर्कियोपेक्सी कहते हैं।
एक होते हैं ऑर्कियोटॉमी। इसमें क्या होता है, सर्जिकल प्रोसेस है जिससे वन या बोथ टेस्टिकल्स को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये किसी बीमारी की वजह से भी किया जा सकता है, इंटेंशनली भी किया जा सकता है। जानवरों में अक्सर ऐसा किया जाता है जिसे कैस्ट्रेशन भी कहते हैं, जिससे जानवर और ज्यादा ओबीडेंट हो जाए और वायलेंट कम रहे। जैसे कि जो बुल जो होता है उसे ऑक्स बनाने के लिए भी कैस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट है, आपको अच्छे से याद करना है, आप अपनी बुक में नहीं दे रखे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो देखो टेस्टिस जो होता है वो लगभग ओवल शेप का होता है। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि टेस्टिस कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। अब कौन सी कवरिंग होती है उसको अपन समझते हैं। तो टेस्टिस के चारों तरफ 3 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर जो होती है वो कहलाती है ट्यूनिका वेजिनेलिस। जो सेकंड लेयर होती है वो उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो थर्ड लेयर होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। जो सबसे पहली लेयर है ट्यूनिका वेजिनेलिस, वो बेसिकली सीरस कवरिंग है। हर ऑर्गन के चारों तरफ 2 कवरिंग होती है, बाहर की तरफ पैराइटल और अंदर की तरफ क्या होती है, विसरल। ये देखो ये पैराइटल और ये ब्लैक वाली दूसरी लाइन विसरल, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, गैप भी होता है, और इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस। उसके बाद आती है टेस्टिस की एक्चुअल कवरिंग, जो कि कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये फाइब्रस कवरिंग होती है, कोलेजन फाइबर की बनी होती है, और ये जो कवरिंग जो होती है वो क्या करती है, अंदर की तरफ भी इससे कुछ डिराइव होता है। ठीक है, इसे भी अभी अपन समझेंगे। और फिर थर्ड लेयर जो होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो यहां टेस्टिस के अंदर आप ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट देख सकते हैं, और ऐसे कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बनाने के लिए इनके बीच बीच में देखो कुछ है, जिन्हें कहते हैं सेप्टा टेस्टिस। ठीक है, अब सेप्टा टेस्टिटिस जो है वो बेसिकली बनेंगे कहां से, तो वो डिराइव होते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया से और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा से। एक्चुअल में ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ आकर ये क्या करती है, इनको मतलब टेस्टिस के अंदर वाले पार्ट को क्या करती है, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, जिसे अपन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को भी अंदर की तरफ से लाइन करती है, और ये पूरा ऐसे कलेक्टिवली जो बना हुआ है इसे कहते हैं सेप्टा टेस्टिटिस, जो बेसिकली बीच बीच में सेप्टा है, किसके बीच में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में। अब वापस अपन आते हैं, काम की चीजों को वापस रिवाइज करते हैं कि टेस्टिस के चारों तरफ कवरिंग होती है, टोटल 3 कवरिंग होती है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, आप नाम भी याद कर लेंगे तो काफी है, वैसे कंपटीशन के हिसाब से आप सारी चीजें याद करेंगे तो अच्छा है। और टेस्टिस जो है इंटरनली जो होता है कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। एक और चीज, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, जिसे क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो क्या लिखा है, ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3, 1 या 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसमें अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कुछ पॉइंट लिखेंगे। अगेन ये है किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के अंदर ही है। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, जो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है उसको जब अपन ऐसे कट करके देखें तो एक सर्कुलर आउटलाइन दिखेगी। आप किसी भी ऐसे डक्ट को ऐसे काटेंगे तो एक सर्कुलर आउटलाइन ही दिखेगी, और सर्कुलर आउटलाइन में जो ये बाहर वाली लेयर दिख रही है इसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। देखो आप अगर टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखते हैं। बेसिकली ये सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर किसको डिनोट कर रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को डिनोट कर रहे हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये जो लाइनिंग दिख रही है रेड और ग्रीन कलर वाली सेल की, उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। या 2 तरह की सेल होती है, एक होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल, जिसे मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं, और दूसरी होती है ग्रीन कलर वाली कंपैरेटिवली बड़ी सेल, जिन्हें सर्टोली सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों करती क्या है, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो है वो बेसिकली माइटोटिक डिवीजन शो करेगी, फिर उसमें ग्रोथ होगी, फिर उसमें मियोसिस भी होगा, और एक पूरा प्रोसेस चलता है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और उससे स्पर्म बनते हैं। तो इन वाली सेल स्पर्मेटोगोनियल सेल का काम क्या है, ये बेसिकली स्पर्म बनाएगी।
अब सर्टोली सेल का क्या काम है? तो एनसीईआरटी में सर्टोली सेल का एक फंक्शन दे रखा है जो कि इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो डेवलपिंग स्पर्म को क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। स्पर्मेटोगोनियल को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, बीच में जो इंटरमीडिएट सेल बनती है उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो मतलब वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी सर्टोली सेल के कुछ फंक्शन होते हैं, वो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट करके आपको बता देता हूं, ठीक है। सर्टोली सेल के दो और फंक्शन याद रखिएगा आप। एक, वो ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है जिससे ब्लड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं जा सकता। और ऐसा करने से क्या फायदा होगा? तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होगा वो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उसमें कुछ हैप्लॉइड सेल्स भी बनती है, तो वो उसको मार सकती है। तो अगर ब्लड टेस्टिस बैरियर होगा तो ब्लड जा ही नहीं पाएगा, तो इम्यून सिस्टम उन हैप्लॉइड सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्या होता है? फ्रॉम ब्लड टेस्टिस बैरियर, जो कि प्रिवेंट करती है इम्यून रिस्पॉन्स को किसके अगेंस्ट? हैप्लॉइड सेल्स के अगेंस्ट। एक ये एंटी मुलेरियन हार्मोन भी बनाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उस समय एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो कि मतलब अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होने देती डेवलपमेंट के समय। देखो, जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है मेल और फीमेल का वो एक जैसा ही होता है। उसके बाद में मेल हार्मोन या मेल अपने वाई क्रोमोसोम की जीन की वजह से उसका डेवलपमेंट किसकी तरह होता है? मेल की तरह होता है। तो जो सर्टोली सेल होती है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाती है जो फीमेल स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं होने देती। तो ये दो और फंक्शन होते हैं किसके? सर्टोली सेल्स के। अब वापस यहां आ जाते हैं। जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी, अपन ने अभी देखा था, ये अपने क्या थे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, और इसमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। इसके बीच बीच में भी स्पेस है। तो अगर इन स्पेस में देखें तो क्या होगा? यहां पर पहले तो ये बीच का जो स्पेस देख पा रहे हैं इसे अपन क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो क्या लिखा हुआ है? रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो क्या कहलाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है। अब इस स्पेस में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दो तरह की सेल होती है। एक देखो, ये आप ब्लू कलर वाली सेल देख पा रहे हैं जिन्हें कहते हैं लेडिक सेल्स, और एक देखो अपने ये ग्रीन कलर वाली इम्यूनोलॉजिकल कंपेटेंट सेल्स होती है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड वेसल्स और बाकी के टिश्यू वगैरह जो होते हैं वो सब होते हैं। अब लेडिक सेल्स क्या करती है? तो लेडिक सेल्स बेसिकली टेस्टिस का एक्सोक्राइन पार्ट है, सॉरी एंडोक्राइन पार्ट है। कौन सा पोर्शन है? एंडोक्राइन पोर्शन। इसका मतलब ये हार्मोन बनाएगी। तो टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है, और वो किसकी वजह से सिक्रेट कर पाता है? लेडिक सेल्स, जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। तो लेडिक सेल्स एंडोक्राइन पोर्शन है और ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करती है। जबकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अभी अपन ने देखा था वो स्पर्म बनाने में पार्टिसिपेट करेगी, तो वो एक्सोक्राइन पोर्शन होगा, ठीक है। तो ये अपना डायग्राम से अपन ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अपने समझा। तो अपन आगे के पॉइंट को वापस रिवाइज करते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंटेन जर्मिनल एपिथेलियम, जिसमें दो तरह की सेल होती है। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनाएगी, और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो ये रीजन है उसे अपन इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। और इस स्पेस में कितने तरह की सेल होगी? दो तरह की सेल होगी। इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसे लेडिक सेल्स भी कहते हैं, ये क्या करेगी? एंड्रोजन हार्मोन बनाएगी, जो कि बेसिकली कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। उसे बनाएगी भी और उसे सिक्रेट भी करेगी। और इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स होती है जो लेडिक सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इंटरस्टिशियल स्पेस ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स, उसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स भी होती है। अब अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो था टेस्टिस वो कंप्लीट हो गया। अब अपन लेते हैं मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, जो सेकंड पोर्शन है, जो कि अपने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है उनके बारे में देखते हैं। पहले अपन देखते हैं ये एक्सेसरी डक्ट करती क्या है। तो ये या तो क्या करती है, जो गैमेट बन रहा है उसको मैच्योरेशन में हेल्प करती है, या उसके स्टोरेज में, या उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब देखो इसको समझते हैं कि कौन सी, पहले लेबलिंग से समझते हैं। देखो अभी तक ये अपन ने टेस्टिस बनाया था, ये उसके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गई। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है हाईली कॉइल्ड तो होती है, लेकिन उनके लास्ट जो पॉइंट होते हैं वो एक स्ट्रेट डक्ट में खुलते हैं, और इन स्ट्रेट डक्ट को कहते हैं ट्यूबुलस रेक्टस। अगेन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन आप याद रखिएगा, ट्यूबुलस रेक्टस, और प्लूरल में कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, ठीक है। और ये सारी ट्यूबुलस रेक्टस जो है आपस में मिलकर एक देखो नेटवर्क बना रही है, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये क्या है? रेट टेस्टिस,
ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सेसरी डक्ट हो गई। फिर ये रेटेटेस्टिस से देखो यहां पर डक्ट निकल रही है जिसे वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। फिर ये एक सिंगल हाईली कॉइल्ड ट्यूब में खुलती है जो टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे होती है जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। और फिर ये एपिडिडाइमिस बाद में एक सिंगल डक्ट में आगे चली जाती है जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों के बारे में अपन को वन बाय वन अभी अपन समझेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस इन दोनों को कलेक्टिवली टेस्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकल्स कहते हैं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन एक्सेसरी डक्ट को और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेसरी डक्ट करते हैं रेटेटेस्टिस। देखो ये अपने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे सारे के सारे, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है एक स्ट्रेट डक्ट में खुलती है जिसे अपन ने क्या बोला? ट्यूबुलस रेक्टस या ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये सारी ट्यूबुलाई रेक्टाई जो है एक नेटवर्क में खुलती है और इसी नेटवर्क को क्या कहते हैं? रेटेटेस्टिस। तो मैनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू ट्यूबुलाई रेक्टाई और ट्यूबुलाई रेक्टाई फ्यूज टू फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रेटेटेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट है अपने वासा इफ्रेंसिया। दीज आर सीलिएटेड ट्यूब्यूल्स अराइज फ्रॉम रेटेटेस्टिस। यहाँ से निकलती है और ये सीलिएटेड ट्यूब्स है, इसका मतलब इसके अंदर क्या होगी? सीलिया होगी। द वासा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। वासा इफ्रेंसिया जो है टेस्टिस से बाहर आ जाती है और किस में खुल जाती है? एपिडिडाइमिस, जो कि ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अभी तक जो भी था रेटेटेस्टिस वासा इफ्रेंसिया तक, ये वाला जो पोर्शन तक जो था वो टेस्टिस के अंदर ही था। ठीक है, नेक्स्ट है एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस देखो क्या है? वासा इफ्रेंसिया इस एक सिंगल हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में खुल जाती है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। इसे क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। टेस्टिस और एपिडिडाइमिस दोनों कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? टेस्टिकल्स कहलाते हैं। और ये किसके अंदर होते हैं? स्क्रोटम के अंदर। तो एपिडिडाइमिस एक सिंगल हाईली कॉइल्ड ट्यूब है ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। यहां पर क्या होगा? मैच्योरेशन होगा स्पर्म का, टेम्पररी स्टोरेज भी होगा। यहाँ स्पर्म जो है मोटिलिटी की एबिलिटी जो है एक्वायर कर लेता है, मतलब अब वो मूव करने की एबिलिटी रखता तो है लेकिन रहता वो इमोबाइल ही है। और ऐसा क्यों? क्योंकि एपिडिडाइमिस उनकी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं? इनिबिटरी प्रोटीन सिक्रेट करके देते हैं जो क्या करते हैं? इन्हें अभी मूव नहीं करने देते। ठीक है, हालांकि इनमें मूव करने की एबिलिटी आ जाती है, ये मैच्योर हो जाते हैं और यहाँ पर एपिडिडाइमिस में इनको स्टोर भी किया जा सकता है। ठीक है, एपिडिडाइमिस जो होती है बाद में एक डक्ट में खुल जाती है। इस डक्ट को क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। तो टेस्टिकल से एक डक्ट निकलती है जिसे अपन क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस अपने टर्मिनल पोर्शन पे थोड़ी सी डायलेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्या कहते हैं? एम्प्यूला। तो वास डिफरेंस स्टार्ट फ्रॉम द एपिडिडाइमिस, पासेज थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। यहाँ पर क्या होगी? इंग्यूनल कैनाल, उससे पास होते हुए कहाँ चली जाती है? एब्डोमेन में। फिर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूमकर लूप ओवर, क्या लिखा हुआ? लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। और फिर इसका टर्मिनल पोर्शन डायलेट होकर क्या बनाता है? एम्प्यूला। एक ये जो अपने वास डिफरेंस है ये, और जो अपने सेमिनल वेसिकल्स है इसकी डक्ट, दोनों डक्ट आपस में मिलकर क्या बनाती है? इजेक्यूलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स आपस में मिलकर इजेक्यूलेटरी डक्ट बनाती है और फिर ये किस में खुल जाती है? यूरिथ्रा में। और अब उसे अपन यूरिनोजेनाइटल डक्ट कह सकते हैं। यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होता है वो पीनिस में से पास होता है, इसे पीनियल यूरिथ्रा भी कहते हैं या फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कह सकते हैं। और फिर लास्ट में एक बाहर की तरफ ओपनिंग से बाहर खुल जाती है जिसे यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेसरी डक्ट के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो देखो एनसीईआरटी में एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन है, तो पहले अपन उसको समझते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड्स आती है। सेमिनल वेसिकल्स जो पेयर्ड होती है, मतलब 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अनपेयर्ड है, मतलब एक सिंगल होती है। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होती है, अगेन 2 होती है। और इन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उन्हें सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म कलेक्टिवली सीमन कहलाएंगे। ठीक है, और इस सेमिनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं।
द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है वो लुब्रिकेशन का भी काम करती है, किसको? पीनिस को। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन अपन एनसीईआरटी में दे रखा है। इसके अलावा भी इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जिसमें क्या क्या सीमन के बारे में देखेंगे, इन सारी ग्लैंड से जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सिक्रेट होते हैं उनके फंक्शन क्या है वो सब देखेंगे। आप चाहे तो उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन पहले उसको समझते हैं। तो देखो कुछ एडिशनल पॉइंट देखते हैं सीमन के बारे में। सीमन क्या होता है? स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा का कलेक्शन होता है। स्पर्म 10% होता है और ये जो फ्लूइड जो होता है ये 90% होता है। जो कौन कौन सिक्रेट करती है? सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। इसमें सबसे ज़्यादा सिक्रेशन करती है सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट और फिर काउपर्स। परसेंटेज दे रखे हैं लेकिन ये मायने नहीं रखते, मायने ये रखता है कि सबसे ज़्यादा कौन करती है? सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और फिर काउपर्स ग्लैंड। ह्यूमन जो है, एक हेल्दी ह्यूमन एक बार इजेकुलेशन में करीब 3 to 4 ml सीमन सिक्रेट करता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। इसमें फर्स्ट जो अपने सेमिनल वेसिकल्स है उसमें जो जो सिक्रेशन होता है उसमें 3 काम की चीज़ें हैं। वैसे तो सब के बारे में कुछ ना कुछ फंक्शन होता है लेकिन इन 3 के बारे में याद रखेंगे। सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में फ्रुक्टोज होता है जो कि एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करता है। अब देखो बॉडी की बाकी सेल जो होती है वो ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज करती है और यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रुक्टोज एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज हो रहा है। एक इसमें फाइब्रिनोजन भी होता है जो जब एक्टिवेट होकर फाइब्रिन में बदलेगा, जो क्या करेगा? सीमन का कोगुलेशन करा देगा जिसमें सीमन के अंदर स्पर्म मूव नहीं कर पाए। फिर एक प्रोस्टाग्लैंडिन, जब ये सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल के जेनाइटल ट्रैक पर जाने के बाद वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है फीमेल में और सर्विक्स को डायलेट करता है, जिससे आगे का प्रोसेस और फैसिलिटेट होता है। फिर अपने प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में कैल्शियम आयन होता है, क्लोटिंग एंजाइम्स होते हैं और ये दोनों फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? फाइब्रिन में, जिससे सीमन का क्या होगा? कोगुलेशन, और कोगुलेशन होने की वजह से उसमें स्पर्म मूव नहीं कर पाएंगे ताकि उनकी एनर्जी अभी क्या रहे? स्टोर रहे। उसमें सिट्रिक एसिड भी होता है इनके सिक्रेशन में जो फ्यूल की तरह काम करता है और इसके अंदर प्रोफाइब्रिनोलाइसिन होता है। ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है? इजेक्यूलेशन के करीब 20-30 मिनट बाद फाइब्रिनोलाइसिन में कन्वर्ट होता है और जिससे कोगुलेटेड सीमन जो होता है लिक्विफिकेशन होने लगता है, जिससे स्पर्म अब फ्री टू मूव होंगे। ठीक है, तो पहले तो सीमन को कोगुलेट करवाया जाता है फाइब्रिनोजन से और फिर उसे फाइब्रिनोलाइसिन से वापस लिक्विफिकेशन होता है। लेकिन ये लिक्विफिकेशन कहाँ करवाना है? अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में करवाना है, क्योंकि उसके पहले अगर स्पर्म मूव करने लगे तो हो सकता है वो अपनी एनर्जी लॉस कर दे और फिर जब जरूरत पड़ेगी मूव करने की तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। फिर एक है बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये तो अपन ने पढ़ रखा है, ये एल्केलाइन फ्लूइड होता है तो ये क्लीन करने का काम करता है यूरिथ्रा को और लुब्रिकेट करने का काम भी करता है। ये पेनिस को भी क्या करता है? लुब्रिकेशन देता है, स्पेशली ग्लांस पेनिस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो अब अपना लास्ट पॉइंट रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और इसमें अपन को पेनिस के बारे में देखना है। तो पेनिस जो होता है वो एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है और ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और जिसके अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जो इरेक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं। और इससे क्या फायदा होगा? ताकि इंसेमिनेशन आसानी से हो। देखो मेल को अपने स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करने होंगे और उसको ट्रांसफर करने के लिए पेनिस होता है। ठीक है, तो पेनिस जो होता है वो बेसिकली एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है और इस इंसेमिनेशन में हेल्प हो इसलिए पेनिस को एकदम स्ट्रेट होना पड़ेगा और ये करने के लिए पेनिस के पास कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं। उसमें दो तो होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक क्या होती है? कॉर्पोरा स्पंजियोसम, जिसे अपन इस डायग्राम में समझ सकते हैं। अगर अपन पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन देखें तो उसमें ऊपर की तरफ देखो दो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, डॉर्सल सरफेस की तरफ होते हैं, मतलब अगर ये पेनिस है तो ऊपर की सरफेस की तरफ 2 डॉर्सल मास होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू के होते हैं अगेन, और इनके अंदर क्या होती है? रेड कलर जो देख पा रहे हैं वो डीप आर्टरीज है, दोनों में एक एक होती है। ठीक है, टोटल 2 हो गई। तो ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा में जब ब्लड रश होता है तो ये एकदम सीधे हो जाते हैं, इरेक्ट कर देते हैं, पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जो नीचे वाला जो है वो कॉर्पोरा स्पंजियोसम है, ये वेंट्रल तरफ होता है, ये भी इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है
और इसके अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी होती है। जनरली इससे यूरिन पास होता है। यूरिन पास जब होता है उस समय पीनिस का इरेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब उसमें से सीमन पास हो तो उस समय ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है ये कोलैप्स ना हो जाए, उस वजह से उसको एकदम सीधा होना चाहिए और उसमें हेल्प करती है कॉर्पोरो स्पंजियोसम। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर की वजह से पेनिस जो होता है वो एक इरेक्टाइल ऑर्गन भी कहलाता है। अगेन, अब जो पीनिस का जो ये मान लेते हैं पीनिस है, तो उसका जो लास्ट पोर्शन होता है वो स्लाइटली फूला हुआ होता है, उसे अपन कहते हैं ग्लांस पेनिस। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है और इसके ऊपर स्किन की एक कवरिंग होती है, फोल्ड होती है, जो पीछे की तरफ भी खिसक सकती है, जिसे फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इस प्रीप्यूस को सर्जरी करके हटाया भी जा सकता है, जिसे सर्कमसीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था, पीनिस के बारे में था। अब अपने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में एक और है स्क्रोटम। इसके बारे में मैंने पहले आपको जितना लिखाया था उतना ही एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन कुछ और पॉइंट भी है, तो ये सारे के सारे पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अब आपकी इच्छा है। तो देखो अपन समझते हैं, ये जो रेड कलर से जो मैंने बनाया ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम के ठीक बीच में एक ऐसे जॉइंट जैसा होता है जिसे सेप्टल स्क्रोटम कहते हैं। ये ऊपर जो ब्लैक कलर से जो बनाया है ये इंग्यूनल कैनाल है, और ऊपर मान लेते हैं एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो एब्डोमिनल कैविटी से 7th मंथ जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो ये टेस्टिस जो होते हैं इंग्यूनल कैनाल से होते हुए यहां आ जाते हैं। यहां से ये देखो एक चीज से अटैच है जिसे स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में ब्लड वेसल्स भी होती है, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती है, जो भी टेस्टिस के अंदर जा रही है। बेसिकली टेस्टिस और यहां पर टेस्टिस के ऊपर यहां पर क्या होगा, एपिडिडाइमिस। ठीक है, टेस्टिकल्स कह सकते हैं। तो लिम्फेटिक वेसिकल्स, वास डिफरेंस जो निकलती है टेस्टिस से वो भी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर से होती हुई ही जाती है। ठीक है, अब देखो स्क्रोटम जो होता है अपन ने पढ़ा था कि उसका काम क्या होता है, थर्मो रेगुलेशन। तो वो कैसे थर्मो रेगुलेशन करता है, इसके लिए स्क्रोटम के पास में दो मसल्स होती है, एक होती है डार्टस मसल्स और एक होती है क्रीमास्टर मसल्स। अब देखो ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करती है। डार्टस मसल्स जो होती है वो बेसिकली स्मूथ मसल्स होती है, और ये क्या करती है, अपनी सरफेस से क्या करती है, हीट को लॉस करवाती है। ठीक है, मतलब अब सरफेस को कम ज्यादा करने में हेल्प करती है। जो टेस्टिस की सरफेस होगी उस पे स्वेट ग्लैंड भी होगी, तो वहां से हीट लॉस हो सकता है। तो उस सरफेस को कम ज्यादा करने का काम किसका होता है, डार्टस मसल्स का। जब विंटर होती है तो ये क्या करती है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करवा देती है, जिससे हीट लॉस भी कम होगा, और हीट लॉस कम ही होना चाहिए क्योंकि सर्दियों में हीट की जरूरत होती है। ठीक है, और समर में जब ऑलरेडी हीट ज्यादा होती है तो उस समय ये रिलैक्स होती है डार्टस मसल्स, और क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस हो सके। क्रीमास्टर मसल्स कैसे थर्मल रेगुलेशन कराती है, तो देखो इसको ऐसे समझो, जैसे ये एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर कितना होता है, 37। तो जब अगर ऐसा लगे कि आसपास का टेम्परेचर कम है तो टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के पास में खिसका दो, जिससे उसको हीट मिलने लगेगी। और जब आसपास का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो थोड़ा दूर लेकर जाओ। तो क्रीमास्टर मसल्स स्केलेटल मसल्स होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है टेस्टिस को ऊपर लेने के लिए, और रिलैक्स होती है टेस्टिस को एब्डोमेन से दूर ले जाने के लिए। तो ये दोनों मसल्स क्या करती है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। एक और चीज, टेस्टिकल्स बोले तो टेस्टिस और एपिडिडाइमिस दोनों जो होते हैं वो देखो ये स्क्रोटम की वॉल से कनेक्टेड होते हैं, और जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं उसे कहते हैं मीजोरेकियम, और इसे गुबर्नेकुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था, स्क्रोटम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे। इसी के साथ अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पूरा होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।